नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय चीन ने न केवल दुनिया को बल्कि ख़ास तौर से भारत को शह-ए-मात की एक बेहद ही घिनौने खेल में फँसा कर रखा हुआ है या कहें कि उलझाया हुआ है। जहाँ आप देख रहे हैं कि भारत में लगातार कोरोना वायरस से पीड़ित या जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन भी है, उसके बावजूद भी ये संख्या बढ़ रही है। इसके चलते जो अर्थव्यवस्था है उस पर तो मार पड़ी ही है, साथ ही साथ जनता का जीवन भी बहुत ज़्यादा आहत हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि चीन इस पर कैसे दोहरा गेम खेल रहा है, ज़रा उसको समझ लीजिए। जहां भारत नेपाल को दोस्तों अपना छोटा भाई मानता है, तो वहीं चीन किसी बुरे पड़ोसी की तरह इस समय इन भाई भाई में लड़ाई करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो भी उसी तरह से जैसे कि ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है। मगर भारत अपने बड़े भाई का होने का कर्तव्य निभा रहा है और पूरी तरह से संयम और शांति बरतने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, नेपाल से भारत का कोई आजकल का रिश्ता नहीं है। नेपाल कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, मगर माता सीता के काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक इतिहास में कई ऐसे बदलाव हुए जिनमें नेपाल भारत से अलग हो गया। और 2006 के जन आंदोलन की सफलता के बाद तो 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तक घोषित हो गया, जो कि कभी दुनिया का अकेला एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। अब ऐसे में ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र भी छद्म धर्मनिरपेक्षता की आहुति में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। कहा जाता है कि चीन की ताकतों ने विपक्ष को भड़काकर ऐसा करवाया और उसी का नतीजा हुआ कि वो विपक्ष आज सत्ता में है, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगत रहा है। दोस्तों, चीन ने बड़ी ही चालाकी से नेपाल में अपने जासूसों की मदद से नेपाल के कई नेताओं को अपने वश में कर रखा है, जैसा कि उसने भारत में भी कुछ नेताओं को किया हुआ है। डोकलाम के वक्त की राहुल गांधी और चीनी राजदूत की तस्वीर तो आपको याद ही होगी। अब भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, आपको बता दूं, नेपाल जो है वो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने का पक्षधर है, साथ ही साथ भारत भी। मगर पिछले कुछ दिनों में जब से शी जिनपिंग ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से एक खास बातचीत की है, उसके बाद से नेपाल का रुख बदल गया है। और ये रुख क्यों बदला है उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये मुद्दा क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के नया राजनीतिक नक्शा जारी करने से एक विवाद खड़ा हो गया है। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। इस बीच नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोरोना महामारी को लेकर भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान भी दिया है। नेपाली भाषा में दिए गए इस बयान में ओली ने कहा है कि भारत से जो लोग नेपाल लौटे हैं उनमें कोरोना के गंभीर संक्रमण मिले हैं, जबकि इटली और चीन से लौटे नागरिकों में कोरोना के अपेक्षाकृत हल्के लक्षण पाए गए हैं। केपी शर्मा ओली के इस बयान पर फिलहाल भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। नेपाल में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 27 नए मामले भी सामने आने के साथ देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 400 के पार हो गई है। स्वास्थ्य व जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक झापा में 9, कपिलवस्तु में 4 और काठमांडू में 3 और सरलाही जिले में 9 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मोरांग, सुनसरी, भक्तपुर, मकावनपुर और रामेछाप और ललितपुरा, सिंधुली, जंगू और नवलपारसी में कोविड-19 का एक मरीज मिला है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके साथ ही नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 402 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से संक्रमित पाए गए मरीजों की उम्र 17 से 42 साल के बीच है। इसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। अब भारत ने, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जब भारत पूरी दुनिया की मदद कर रहा है और ऐसे में जब भारत ने अमेरिका तक को दवाइयाँ और मदद पहुंचाई हैं, तो उससे पहले भारत ने सबसे पहले अपने सबसे पड़ोसी देश और सबसे घनिष्ठ मित्र नेपाल को दवाइयाँ भेजी थी। आपको बता दूं, भारत ने नेपाल को 23 टन जरूरी दवाइयाँ भेजी थी। भारत ने कोरोना महामारी के बीच नेपाल को 23 टन जरूरी दवाइयाँ भेजी थी और भारत ने जो दवाइयाँ भेजी हैं उनमें से 3.2 लाख पैरासीटामोल और 2.5 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन की डोज शामिल हैं।
भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत नेपाल की मदद करने में लगातार इच्छुक है। लेकिन मुद्दा क्या है कि नेपाल लगातार भारत की उस इलाके पर अपना दावा करने पर अड़ा हुआ है जो कि कभी नेपाल के हुआ करते थे, मगर एक संधि के तहत 1820 के आसपास ये तीनों इलाके, जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूँ, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, ये तीन जो इलाके हैं ये भारत में शामिल हो गए थे, जिस पर दोनों ही पक्षों यानी नेपाल और भारत ने सहमति से हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ये इलाके भारत में शामिल हो गए थे। लेकिन अब चीन की कारगुजारियों के चलते नेपाल भड़क उठा है और इन तीनों इलाकों को अवैध रूप से भारत द्वारा कब्जाए जाने की बात कह रहा है। दरअसल मुद्दा क्या है कि भारत ने यहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया है, जिसके द्वारा भारत मानसरोवर यात्रा के लिए एक रास्ता यहाँ से निकालना चाहता है। और इस रास्ते के बनाए जाने का महत्वपूर्ण फ़ायदा भारत को यह भी होगा कि इन्हीं सड़कों से भारत अपनी जो सेना है उसको चीन के इलाकों तक बहुत आसानी से और जल्दी पहुंचा सकता है, जिसका खतरा चीन को लग रहा है। और इसी वजह से चीन अब चाहता है कि किसी भी तरह से नेपाल इन इलाकों पर अपना कब्जा बताए और भारत को इन इलाकों में सड़क बनाने से साफ साफ मना कर दे। इसी कड़ी में नेपाल ने इन इलाकों के आसपास अपनी 600 चौकियां भी बना डाली हैं आनन फानन में। अब इसके लिए उसके पास इतना सारा सामान और ये सब सक्षमता कहाँ से आई है, ये तो बात समझ में आती है कि चीन ही ये सब करवा रहा होगा। लेकिन नेपाल को ऐसा सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी और भारत से वह किस बात से नाराज़ है, भारत से क्यों वह किलसा हुआ है और चीन का साथ क्यों दे रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इस सब के पीछे मधेसी विवाद जो है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्या है मधेसी विवाद, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मधेसी मुख्य रूप से नेपाली निवासी हैं जो नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं। इसी क्षेत्र को मधेश भी कहा जाता है। मधेश शब्द जो है वो मध्य देश का अपभ्रंश है, जिसे मद्र देश के नाम से भी महाभारत काल में जाना जाता था, जहाँ की राजकुमारी माद्री यानी कि नकुल सहदेव की माता माद्री थी। दरअसल यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और आबादी भी घनी है। मदेशियों में इस बात का आक्रोश है कि उनकी अपेक्षा की जाती है और नेपाल में मदेशियों की संख्या 1.25 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा थी। इनकी बोली मैथिली है, ये हिंदी और नेपाली भी बोलते हैं। अब 2015 में इन्हीं मदेशियों और कहे जाने वाले नेपालियों के बीच भयानक टकराव हो गया था, जिसमें भारत के जो है बीच में ना पड़ने की वजह से ये टकराव बढ़ता गया। भारत के साथ इनका हज़ारों साल पुराना रोटी बेटी का संबंध है मदेशियों के साथ, लेकिन इनमें से 56 लाख लोगों को अब तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है, क्योंकि 2015 में इस पर काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था। जिन्हें नागरिकता मिली भी है वह किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्हें ना ही सरकारी नौकरियों में स्थान मिलता है और ना ही संपत्ति में, यानी सिर्फ कहने को नेपाली नागरिक और बाकी कुछ नहीं। इसी भेदभाव के खिलाफ मधेसी आंदोलन 2015 में उग्र हो गया था और नेपाल में पहाड़ की महज 7-8 हज़ार की आबादी पर एक सांसद होने की वजह से ये लोग परेशान थे, क्योंकि तराई में 70 से 1 लाख की आबादी पर भी मात्र एक ही सांसद है और वहाँ 7 से 8 हज़ार की आबादी पर एक सांसद है। अब मधेसी नेपाल में एक अलग मधेसी राज्य की मांग कर रहे हैं और उस समय जब ये टकराव हुआ था तो भारत ने नेपाल के आंतरिक मामलों में ना पड़ने के फैसले के चलते अपनी सीमाओं को सील कर दिया था, ताकि कोई भी अप्रिय घटना के लिए भारत को जिम्मेदार न कहलाया जा सके, जिसके चलते नेपाल में खाद्य आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई थी और ऐसे में पेट्रोल 500 रुपये लीटर तक और दूध 800 रुपये तक लीटर तक बिकने लगा था। तो मौका देख चीन ने अपने सड़क के रास्ते पेट्रोल के टैंकर मुफ्त में नेपाल पहुंचाने शुरू कर दिए थे और भी वहां से रसद देनी शुरू कर दी थी। इस प्रकार चीन अपनी उस चाल में कामयाब हो गया जिसका वो कई दशकों से सपना देख रहा था, और आज उसी सपने के दम पर नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को डरा रहा है, क्योंकि चीन यह जानता है कि भारत नेपाल जैसे प्रिय देश से कोई झगड़ा नहीं करना चाहेगा। मगर यहाँ पर मुद्दा है कि नेपाल में अब दो तरह के विचार बन गए हैं, एक नेपाल समर्थित और एक मधेसी समर्थित।
जिसमें से जो मधेसी जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं वो भारत को पसंद करते हैं, वहीं जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो नेपाली हैं वे चीन को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि 2015 के टकराव के बीच पहाड़ी रास्तों से चीन ने नेपाल में रसद पहुंचाई थी, जो रसद मधेसियों तक तो पहुंची नहीं थी, और भारत ने यहाँ से ना नेपालियों को ना मधेसियों को किसी को कोई प्रकार की रसद नहीं पहुंचाई थी, जिसकी वजह से अब जो टकराव है वो विचारों का बन गया है। और इसीलिए अब जितने भी नेपाली हैं जो चाइना को समर्थन करते हैं वो भारत से खिलसे हुए हैं और भारत के खिलाफ चीन की मदद करने के लिए उतारू हैं। तो दोस्तों, इस सब पर आपका क्या विचार है, और ऐसे में चीन को क्या कड़ा संदेश देना चाहिए या जवाब देना चाहिए, इस पर आप हमें यहाँ पर कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।